अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मैथ्स o'clock। आई वेलकम यू ऑल टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर जेके बोस क्लास 10th एग्जामिनेशन। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जेके बोस की तरफ से जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो मैथमेटिक्स पेपर होगा उसमें आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी, in which section A will be consisting of 20 short answer type questions, जिनमें कुछ MCQs होंगे, कुछ definitions होंगी, fill in the blanks होंगे, and it may consist of true false also. So without wasting your time, let's begin the video. But वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आज के पार्ट फर्स्ट में हम पहले 4 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, दैट्स रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। इस क्वेश्चन को मैंने लिया है चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर से। तो 3825 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपने पढ़ा ही होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम होना चाहिए। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है इसमें हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा उसमें जो फैक्टर्स होने चाहिए वो सारे प्राइम होने चाहिए और उनका प्रोडक्ट 3825 के बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम ऑप्शन फर्स्ट को देखें, इसमें हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो हैं 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, लेकिन इसमें 1 जो फैक्टर हमारा है 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरह ऑप्शन डी में अगर आप देखें 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, इसमें ये जो 9 हमारा है ये भी प्राइम नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर जो है या तो ऑप्शन बी होगा या सी होगा। तो बी ऑप्शन में अगर हम देखें 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 5 इज 45 एंड 45 इंटू 17 करेंगे तो हमें मिलेगा 765। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो उसके बाद अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 5 इज 45, 45 इंटू 5 करेंगे तो 225 मिलेगा। 225 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो आप देख लीजिएगा आपको मिलेगा 3825। तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 3825 का डायरेक्टली हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 है, बट 2 से 3825 को तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसके यूनिट्स प्लेस पे 5 है। तो इसके बाद 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो 3 है, लेकिन उसके लिए हमने करना पड़ेगा सम ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा तो 3825 को भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम देखें 3 प्लस 8 is 11, 11 plus 2 is 13 and 13 plus 5 is 18, so 18 is divisible by 3, so 3825 is divisible by 3। तो हम इसको 3 से करते हैं, 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6, तो यहाँ पे 2 बचेगा 22 बनेगा, 3 into 7 is 21, 1 बचेगा 15 बनेगा, 3 into 5 is 15। अगेन 3 से करेंगे, 3 into 4 is 12, 3 into 2 is 6, 3 into 5 is 15। अब अगर आप देखें 4 plus 2 is 6, 6 plus 5 is 11, 11 is not divisible by 3, so therefore 425 is not divisible by 3। तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम जो है वो 5 है, 5 से इसको हो जाएगा क्योंकि यूनिट्स प्लेस पे इसका क्या है 5 है। तो 5 इंटू 8 करेंगे हम 40 मिलेगा, राइट, 2 बचेगा 25 बनेगा, 5 इंटू 5 इज 25। फिर 5 से करेंगे हम 5 इंटू 1 इज 5 एंड 3 बचेगा 35 बनेगा, 5 इंटू 7 इज 35। सो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये होगा ऑप्शन सी हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 माइनस रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। देखिए इवन नंबर तो ये होगा नहीं, प्राइम भी नहीं होगा। तो अब आप देखें 1 माइनस रूट 5 जो है, रूट 5 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं है। तो 1 जो है वो रैशनल नंबर है, रूट 5 जो है ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हुआ है। तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर आप एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें तो हमारा रिजल्ट जो होगा दैट इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह इरेशनल और इरेशनल का अगर हम आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट में भी रैशनल और एन इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि रैशनल और इरेशनल का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें, एडिशन करें तो वो हमारा जो है इरेशनल होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, नंबर 1 इज जेके बोस 2023 में पूछा गया था कि 1 जो है वो क्या है, क्या प्राइम है, कंपोजिट है, नाइदर ए नॉर बी, बोथ एंड बी। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि आप देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स को लिख लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 है, उसके बाद 3 जो है 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, और ये 4 जो है दिस ए कंपोजिट नंबर, 6 इज ए कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोला जाता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसके
के दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे या जो प्राइम नहीं होगा। लेकिन ये वन जो हमारा है, इट्स नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट, ये न प्राइम होता है न कंपोजिट होता है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, 12, 15 और 21 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो हम एक साथ भी हम इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं या अलग अलग से दोनों सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के भी हम इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा 2 इंटू 6 इज 12, 15 एज इट इज आएगा, 21 एज इट इज आएगा। अगेन हम करेंगे 2 इंटू 3 इज 6, देन 15 एज इट इज, 21 एज इट इज। उसके बाद 2 से नहीं होगा, अब 3 से हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 5 इज 15 एंड 3 इंटू 7 इज 21। अब 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 5 इज 60 एंड 60 इंटू 7 इज 420। तो ये होगा ऑप्शन सी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ 26 एंड 91। तो HCF फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे 26 का और 91 का अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखना है कि इसके कौन से फैक्टर्स कॉमन होंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले 2 से कर देंगे, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 3 6, 13 यहाँ पे प्राइम हो गया, इसके आगे हम नहीं जा सकते। तो 91 में अगर हम देखें 2 से होगा नहीं, क्योंकि यूनिट्स प्लेस पे हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्राइम हमारा 3 है, लेकिन 3 से भी नहीं होगा बिकॉज 9 प्लस 1 इज 10, 10 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट्स प्लेस पे क्या है, 0 या 5 होना चाहिए था। तो 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम हमारा जो है वो 7। तो 7 से अगर हम देखेंगे, 7 से इसको हो जाएगा 7 इंटू 1 इज 7 एंड 2 बजेगा 21 बनेगा, 7 इंटू 3 इज 21। तो 26 के फैक्टर्स जो हो गए वो हो गए हमारे पास 2 एंड 13, और 91 के फैक्टर्स हो गए 7 एंड 13। तो इसमें अगर हम देखें कॉमन जो है वो है 13, तो इसीलिए हमारा HCF भी है जो है वो भी 13 ही होगा। तो 13 हमारा आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ 0 एंड 5। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपने किसी भी नंबर का HCF ढूंढना होगा 0 के साथ, राइट, HCF ऑफ ए नंबर एंड ए 0 इट्स ऑलवेज n। देखिए यहाँ पे 0 और 5 का हमें HCF ढूंढना है। तो अगर हम 5 के फैक्टर्स देखें, 5 के दो फैक्टर्स होंगे 1 एंड 5, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। लेकिन ये जो 0 है इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन है, राइट। 1 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 0 इज 0, इसी तरह 5 इंटू 0 इज 0, इसी तरह। इसीलिए यहाँ पे HCF इसका जो होगा वो होगा 5। तो आप देख सकते हैं 5 उसका भी फैक्टर है, 5 का भी है और 0 का भी है। सो HCF इज 5। HCF ऑफ AB इंटू LCM of AB is equal to, आपने पढ़ा होगा HCF of AB into LCM of AB is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। HCF दो नंबर्स का और LCM दो नंबर्स का, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2023 में पूछा गया था। तो हमें रेशियो फाइंड करना है, किसका, HCF का रेशियो फाइंड करना है हमें LCM के साथ, लेकिन किन का ढूंढना है हमें, लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज लीस्ट कंपोजिट नंबर, 4 जो है 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, एंड 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड्स में होते हैं, लेकिन 2 जो है सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, राइट। तो हमें 4 2 का क्या करना है, HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे HCF ऑफ 4 2 और इसका डिवाइड करेंगे हम या रेशियो निकालेंगे हम किसके साथ, LCM ऑफ 4 एंड 2, राइट। तो अगर हम देखें 4 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट, 4 के अगर हम फैक्टर्स देखें 1 2 एंड 4 और 2 के अगर हम फैक्टर्स देखें 1 एंड 2, तो HCF जो होगा वो 2 होगा। और दोनों को LCM में देखें, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो 4 के अगर हम मल्टीपल्स देखें हमारे पास 4 मिलेगा, 8 12 सो ऑन। तो 2 के अगर हम मल्टीपल्स देखें 2 4 6 8 सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे LCM जो होगा वो इसका 4 होगा। सो 2/4 हमारा आंसर होगा। देखिए, तो 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 इंटू 2 इज 4, तो 1/2 लिख सकते हैं या 1:2 लिख सकते हैं, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी। तो सी ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पढ़ी होगी आपने, चैप्टर फर्स्ट में है आई थिंक, थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दैट इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ इसका मतलब है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सपोज इफ 10 इज ए कंपोजिट नंबर, 10 can be written as 2 into 5, where 2 and 5 are prime numbers। और ये
प्राइम फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होती है, यानी कि 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 है और किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 नहीं होगी। और इसमें क्या लिखा है आगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अपीयर, यानी कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि 2 इंटू 5 लिखें या 5 इंटू 2 लिखें, एक ही बात है। तो इसको आपने याद करना है, एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से, दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड। डिग्री आपने पढ़ी होगी। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को कहा जाता है जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक ऐसे पॉलिनोमियल को कहा जाता है जिसकी डिग्री 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को कहा जाता है जिसकी डिग्री 3 हो। इसी तरह आपने याद रखना है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज गिवन बाय द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एक ग्राफ और आपको बताना है, इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो ये आपने पढ़ा होगा कि जो पॉलिनोमियल हमारे पास होता है उसका जीरो क्या होता है। जीरो इज सिंपली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वायर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। तो एक पॉलिनोमियल का ग्राफ जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को मीट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब इसके जीरोस भी जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a quadratic polynomial has at least 2 zeros, at most 2 zeros, 2 zeros, exactly 1 zero। देखिए एक quadratic polynomial ऐसे polynomial को कहते हैं जिसके 2 zeros होंगे, लेकिन इसके 2 zeros मैक्सिमम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 zeros होते हैं। तो आप इन्हें याद रखना है कि इसके 2 zeros नहीं होते हैं बल्कि इट हैज़ एट मोस्ट 2 zeros। ऐसा भी हो सकता है इसका कोई भी जीरो नहीं है होगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसके 2 हों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बनाते हैं इट्स ऑलवेज ए पैराबोला, और पैराबोला एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे भी टच कर सकता है, पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे भी टच कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। सो a quadratic polynomial has at most 2 zeros। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, जेके बोस्ट 2022 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये चीज आपने याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाय a होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस b बाय a। तो आपने याद रखना है सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज c बाय a। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मीट्स x एक्सिस एट। देखिए यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, या तो आपने इसको पहले प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो या तो सिंपली आपने क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने जीरोस हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसके जीरोस फाइंड करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1x स्क्वायर देन माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ 1 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करके कितना मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए। तो हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एज इट इज, और -2x की जगह हम लिखेंगे -x, तो -2x मिलेगा। उसके बाद हम लिखेंगे +1। तो यहाँ पे पहली दो टर्म्स में से हम x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x -1 बचेगा, यहाँ पे -1 को निकालेंगे तो यहाँ भी x -1 बचेगा। तो यहाँ पे आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे x -1 एंड x -1। तो ये आ गया हमारा x -1 इंटू x -1, राइट। सो इनको इनके जीरोस को फाइंड करने के लिए इसको पुट करेंगे 0 के बराबर। तो आइदर दिस x -1 इज 0 और x -1 इज 0। तो आपको x के दो वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन दोनों वैल्यूज जो हैं वो बराबर होंगे, राइट, 1 and 1। यानी कि ये इस पॉलिनोमियल का अगर आप ग्राफ बनाते हैं वो x एक्सिस को 1 के ऊपर मीट करेगा, यानी कि इसका एक ही जीरो होगा। एक जीरो हो या दोनों जीरोस बराबर हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा, तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 पॉइंट। आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कभी कि आपको लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये 2 पॉइंट्स पे ही इसको टच करेगा, नहीं। ये इसके लिए आपको पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 पॉइंट, तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। Next question is, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 4x square minus 3x minus 7, then the value of 1 by alpha plus 1 by beta is। आपने पढ़ा ही होगा if alpha and beta are the zeros, हमने 1 by alpha plus 1 by beta क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 का फैक्टराइजेशन करेंगे, आप इसके दो जीरोस फाइंड करेंगे। तो वो दो जीरोस हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं अल्फा एंड बीटा। उसके बाद आप इस वाली इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, अल्फा का वैल्यू दे दोगे, बीटा का वैल्यू दे दोगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए, हमें वैल्यू जो निकालना है वो निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा
अपॉन अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा इंटू बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ऐसे हम सिंपली क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, अभी मैंने आपको बताया था सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे अगर हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करें तो क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे ए हमारा क्या है, 4 है, बी हमारा यहाँ -3 है और सी हमारा यहाँ पे -7 है। तो सम ऑफ जीरोस अगर हम निकालेंगे दैट इज माइनस बी बाई ए एंड माइनस फार्मूला का, उसके बाद बी का वैल्यू जो है वो यहाँ पे वो होगा -3। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे -3 अपॉन ए इज 4। सो सम ऑफ जीरोस आपको मिलेगा माइनस इंटू माइनस दैट्स प्लस, तो ये मिलेगा आपको 3/4, राइट। तो इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यहाँ पे फाइंड करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका c बाई ए होगा, वेयर c इज -7 एंड a इज 4, तो आपको मिलेगा -7/4। तो अब इन दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे यूज करते हैं, सम ऑफ जीरोस बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमें यहाँ पे क्या मिला था, सम ऑफ जीरोस हमें यहाँ पे मिला था 3/4, राइट, एंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें यहाँ पे मिला था -7/4। तो यहाँ पे 4 और 4 काट जाएगा तो हमें मिलेगा 3/-7 और -3/7। सो -3/7 विल बी आवर आंसर। सो दिस ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने पढ़ा ही होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है, और आप ऐसे लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 7 इज जेके बोस 2020 में पूछा गया था। देखिए अगर हम वन डायमेंशनल की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 सिंपली क्या है, एक पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर। लेकिन टू डायमेंशनल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 7 को लिखना पड़ेगा हमें x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7 प्लस 0y। तो यहाँ पे उसके बाद हमने इसका प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ, राइट। तो ग्राफ हमने प्लॉट किया ही होगा क्लास 9th में। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि x के अगर हम y के डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू हमेशा 7 मिलेगा, क्योंकि y का जो भी हम वैल्यू देंगे उसका मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा तो वो 0 बनेगा। जैसे कि मैंने सपोज y का वैल्यू 1 दे दिया, x का वैल्यू 7 ही आएगा। मैंने y का वैल्यू सपोज 5 दे दिया तो 5 इंटू 0 0 मिलेगा, तो x का वैल्यू फिर भी मुझे 7 ही मिलेगा। मैं x का वैल्यू सपोज -2 दे दूं तब भी मुझे x का वैल्यू 7 ही मिलेगा, राइट। इसको अगर आप एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो जैसे कि x7 y1 कौन सा पॉइंट हो गया, x की तरफ आपने 7 जाना है और y की तरफ 1 जाना है, तो यहाँ कहीं पे आपको वो पॉइंट मिलेगा। इसी तरह नेक्स्ट इज x इज 7 एंड y इज 5, तो आपने x की तरफ फिर 7 जाना है, y की तरफ 5 जाना है, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा। तो आप देखेंगे जब डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आपको एक ऐसी लाइन मिलेगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आपने याद रखना है कि x इज इक्वल टू 7 का ग्राफ जो होगा इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरह अगर आपके पास y इज इक्वल टू सपोज 3 होगा, यानी कि उसमें x का कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 है तो याद रखना है कि इसमें y नहीं है, इसीलिए ये y एक्सिस के पैरेलल है। जिसमें x नहीं होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² प्लस 8xr। यहाँ पे आपने देखना है इसके जीरोस क्या है। तो सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे आपने पढ़ा होगा। सिंपली आप 4x² प्लस 8x में से कॉमन फाइंड करोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको कॉमन मिलेगा 4x, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 2, राइट। उसके बाद दोनों को पुट करोगे 0 के बराबर, आपको मिलेगा आइदर 4x इज 0 और x प्लस 2 इज 0। तो जब आप 4x को पुट करोगे 0 के बराबर और x प्लस 2 को पुट करोगे 0 के बराबर, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल के आएगा 0/4 दैट 0, और यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल के आएगा 0 -2 दैट्स -2। तो ये होंगे आपके आंसर्स 0, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the given pair of linear equations have unique solution, infinite many solution, no solution and not possible to find। तो linear equations में आपने पढ़ा होगा if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, इस केस में क्या होता है, हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी कि जो दो लाइंस होती हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। एंड इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, इस केस में हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन, यानी कि दोनों लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसी तरह केस थर्ड में आपके पास a1 by a2 इक्वल टू होगा b1 by b2 के, इक्वल टू होगा c1 by
C2 के, इस केस में हमारे पास इन्फिनाइट मिनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि दोनों लाइंस क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशंस होंगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। पहले AX होना चाहिए, फिर BY होना चाहिए, फिर C होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका A1 जो है वो 2 मिलेगा, इसी तरह B1 जो है वो यहाँ पे -3 होगा, इसी तरह C1 जो है वो यहाँ पे 1 होगा। सेम A2 आपके पास यहाँ पे 4 होगा, B2 आपके पास यहाँ पे 6 होगा एंड C2 आपके पास 2 होगा। आपने सिंपली फाइंड करना है A1/A2। तो अगर आप A1/A2 देखेंगे तो आपको मिलेगा 2/4, B1/B2 देखें तो आपको मिलेगा -3/6 एंड C1/C2 आप देखें तो आपको मिलेगा 1/2। तो यहाँ पे अगर आप कैंसिलेशन करें तो 1/2 मिलेगा, यहाँ पे जब आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपको -1/2 मिलेगा, राइट। तो पहले ही केस में आप देखेंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस केस में हमारा क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट है 2 पॉइंट्स, पर्ल हैं या मिनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट मिनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं। इसी तरह आपने A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 को फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इक्वेशन को जरा गौर से देखना है कि यहाँ पे पहली इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन दूसरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस y को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 2x देन -y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे A1 जो है हमारा 6 है, B1 जो है वो हमारा यहाँ -3 है और C1 जो है हमारा 10 है। इसी तरह A2 2 है, B2 हमारा -1 है और C2 हमारा यहाँ पे 9 होगा। तो अगर हम A1/A2 को फाइंड करें, what we get 6/2 that is 3। इसी तरह B1/B2 फाइंड करें, we get -3/-1 that's also 3। इसी तरह C1/C2 को फाइंड करें, we get 10/9 10/9। अब देख लीजिए A1/A2 3, B1/B2 3, C1/C2 10/9। क्या मतलब हो गया इसका कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। तो इस केस में क्या होता है, हमारा नो सोल्यूशन होता है, यानी कि सोल्यूशन नहीं होता है, यानी कि लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो पैरेलल होती हैं। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज। अब आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आपने पढ़ा ही होगा, आपने यूज करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, या आपने यूज करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड, या आप डायरेक्टली इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकते हो कि जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आपको दिखाऊंगा। हम सिंपली क्या करेंगे, x की जगह 0, y की जगह 3 लगाएंगे। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन देख लीजिए, अगर हम x की जगह 0 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 3 लगाना है, इज इक्वल टू करेंगे 3, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 3 6, तो मिलेगा 6 इज इक्वल टू 3। यानी कि इसने इसको क्या किया, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अब अगर ये दूसरी इक्वेशन को करता भी है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरह दूसरे पार्ट में हम देखेंगे b इज इक्वल एक्स की जगह -3 लगाएंगे, y की जगह 0 लगाएंगे। जरा देखिए x की जगह आप 0 लगाइए, सॉरी x की जगह -3 लगाइए, -3 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 0 लगाना है, इज इक्वल है इक्वेशन में 3। तो यहाँ पे मिलेगा -3 इज इक्वल टू 3। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ना हमारा आंसर ऑप्शन ए है ना बी है। अब सी को चेक करते हैं, x की जगह 3 और y की जगह 0 यूज करते हैं इस वाली इक्वेशन में। देखिए x की जगह 3 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 0 लगाना है, इज इक्वल टू मिलेगा 3, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 2 इंटू 0 इज 2, वी गेट 3 इज इक्वल टू 3। यानी कि इसने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब चेक करना है कि दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की जगह 3 y की जगह 0 लगाते हैं, तो क्या मिलेगा, x की जगह 3 लगाना है प्लस y की जगह 0 लगाना है, इज इक्वल आ गया 3। तो अब देख लीजिए आपको मिलेगा 3 इज इक्वल टू 3। यानी कि ऑप्शन सी जो है दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, बैलेंस करता है, इसीलिए यही हमारा आंसर होगा। या आप इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपका आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। आई होप इट इज क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको पता है एलिमिनेशन भी एक मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन भी एक मेथड होता है, लेकिन फैक्टराइजेशन कोई भी मेथड नहीं होता है जिससे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। फैक्टराइजेशन से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो होगा वो होगा फैक्टराइजेशन, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट अगर हम देखें, यहाँ x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन और यहाँ x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे जब आप x माइनस टू का मल्टीप्लाई x प्लस वन से करें तो x का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, तो वी गेट एक्स स्क्वायर। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी आपको x इंटू एक्स मिलेगा एक्स स्क्वायर, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है, तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक, ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसी तरह ऑप्शन नंबर सेकंड में भी अगर आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड में आप x माइनस टू को आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ab। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, राइट। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में अगर हम देखें, x प्लस वन होल स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे, वी गेट a स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर दैट इज वन प्लस टू ab दैट इज 2x इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 2 इंटू थ्री इज 6। अब देख लीजिए, आप इसको इधर शिफ्ट कीजिए, यहाँ पे 2x करेगा लेकिन एक्स स्क्वायर रहेगा, राइट। तो इसीलिए ये इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक रहेगी। सो ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू। तो डिस्क्रिमिनेंट आपने पढ़ा ही होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, where what is ABC? A is the coefficient of x square, B is the coefficient of x and C is our constant। तो यूज कीजिए वैल्यूज, b स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा, माइनस 4ac, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे मिलेगा 16 माइनस 4 इंटू 5 इज 20 एंड 16 माइनस 20 इज माइनस 4। तो माइनस 4 होगा हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a quadratic इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स इफ। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू इक्वल रियल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, लेस देन 0 में नो रियल रूट होता है और इक्वल टू 0 में टू इक्वल रूट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को आपने लिखना है, आपने पढ़ा ही होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a बाई डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। So this is all for today. If you like my content, please subscribe to my channel and hit the like button and make sure to share this video to your friends. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। Till then take care. खुदा हाफिज़।